नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आता हूं। तो साथियों, चलिए बिना देर किए हुए आज सर्वश्रेष्ठ 5 सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड UPPRB के द्वारा 1374 सहायक संचालक पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 में। इसके लिए विज्ञापन संख्या है PRPB-1-3 ब्रैकेट में 33/2020। आगे देख लेते हैं। पद का नाम है सहायक संचालक सहायक परिचालन। आगे देख लेते हैं। कुल पदों की संख्या है 1374। वेतनमान देख लेते हैं। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपकी बेसिक की शुरुआत 25,500 से होगा, जो बढ़कर 81,100 तक हो जाएगा। यह नियुक्ति 7वें वेतन आयोग के लेवल 4 के अनुसार होगी तथा उसी के अनुसार आपके वेतन का निर्धारण होगा। इसके अलावा आपको जो अनुमेय भत्ता है, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, चिल्ड्रन अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, वह भी सब दिए जाएंगे। इस प्रकार आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अर्थात इंटरमीडिएट पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो साइंस से किया होना चाहिए, अर्थात 12वीं पास भौतिकी, रसायन और गणित के साथ किया होना जरूरी है। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 22 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी उत्तर प्रदेश राज्य से निकली हुई है, अतः अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर उत्तर प्रदेश राज्य में प्राप्त होगा। इसे महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। आवेदक शुल्क, आवेदन शुल्क के रूप में 400 रुपया देना होगा। इसके लिए वेबसाइट का पता है http://UPPBPB.gov.in। इस पर जाकर अब इसके बारे में विस्तार से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य जानकारी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इस सरकारी नौकरी के लिए UPPRPB की वेबसाइट http://UPPBPB.gov.in के माध्यम से 20 जनवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप इसे जल्दी आवेदन कर दीजिए क्योंकि लास्ट डेट नज़दीक आ गया है। चयन की प्रक्रिया, चयन ऑनलाइन परीक्षा, दस्तावेजीकरण और PhD पर आधारित होगा, अर्थात ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, जिसमें प्रायः ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। उसके बाद दस्तावेजीकरण अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फिजिकल टेस्ट आपका होगा। यहाँ पर इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार हैं। आवेदन पत्र जमा करने की शुरुआत हो गई है 20 जनवरी 2022 से तथा आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 15। हाँ, इसका डेट बढ़ाया भी गया है। इसका पहले 28 फरवरी था, लेकिन इसका डेट बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया है। इस शुल्क को भुगतान करने की अंतिम तिथि है 15 मार्च 2022। आगे देख लेते हैं। दूसरी वैकेंसी निकली हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के ही द्वारा 936 प्रधान परिचालक
प्रधान परिचालक यांत्रिक के पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है PRPB-1-3 ब्रैकेट में 34/2020। आगे देख लेते हैं। पद का नाम है प्रधान परिचालक प्रधान परिचालक मैकेनिक। कुल पदों की संख्या 936 है। यहाँ पर वेतनमान की शुरुआत आपकी होगी 35,400 से, जो बढ़कर 1,12,400 तक हो जाएगी। या बेसिक है। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपके वेतन का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के स्तर 6 के अनुसार होगा, जिसमें बेसिक की शुरुआत 35,400 से होगी, जो बढ़कर 1,12,400 तक हो जाएगी। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस आदि भत्ताएं मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी बम्पर वेतन मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आवेदक के पास डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। वह किस में होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। यह 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष तथा अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर उत्तर प्रदेश राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में आवेदक को 400 रुपया देना होगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इस सरकारी नौकरी के लिए UPPRPB के वेबसाइट http://uppbbpb.gov.in के माध्यम से 20 जनवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका भी डेट बढ़ाया जा चुका है। यह 15 मार्च तक इसका अंतिम डेट कर दिया गया है। यहाँ पर बढ़ाकर 15 मार्च 2022 कर दिया गया है। चयन की प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन ऑनलाइन परीक्षा, दस्तावेजीकरण और PST पर आधारित होगा। अर्थात आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन। दूसरा आपको होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और तीसरा होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST आपको होगा। ये 3 परीक्षा आपको पास करना होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। आवेदन जमा करने की शुरुआत हुई है 20 जनवरी 2022 को, और आवेदन की तिथि बढ़ाकर कर दिया गया है 15 मार्च 2022। आप 15 मार्च 2022 तक भर सकते हैं। पहले जो 28 फरवरी था उसे बढ़ा दिया गया है अभी। और शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि भी रहेगी 15 मार्च 2022। तो आप इसे 15 मार्च 2022 तक भर सकते हैं। तीसरी वैकेंसी भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा निकला हुआ है। 120 कार्यशाला कर्मचारी के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है PRPB-1-3/2020। पद का नाम है कार्यशाला कर्मचारी। कुल पदों की संख्या है यहाँ पर 120। वेतनमान की बात करें तो वेतनमान 21,700 से शुरू होगा, यह बेसिक है, और बढ़कर 69,100 तक हो जाएगा। यह अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपके वेतन का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के स्तर 3 लेवल 3 के अनुसार होगा। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, चिल्ड्रन अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आदि भी दिए जाएंगे। इसमें महिला और पुरुष दोनों भी भर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास हाई स्कूल ITI 10वीं के बाद ITI की डिग्री होनी चाहिए।
वह ITI की डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो एवं टेलीविज़न, इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग, रेफ्रिजरेशन, मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में आदि ये ट्रेड हैं, इसमें किसी एक में होना चाहिए। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष तथा अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, आपको कार्य करने का स्थान, अगर इन पदों पर नियुक्ति होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर उत्तर प्रदेश राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में 400 रुपया देना होगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक योग्य उम्मीदवार इस सरकारी नौकरी के लिए UPPRPB के वेबसाइट http://uppbbpb.gov.in इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। विस्तार से इसके बारे में अध्ययन कर लीजिए। इसके माध्यम से 20 जनवरी 2022 से लेकर इसका भी डेट बढ़ाया जा चुका है। अभी ये 15 मार्च किया जा चुका है। 15 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन ऑनलाइन परीक्षा, दस्तावेजीकरण और PST के आधार पर होगा। ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसे CBT के नाम से जानते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट लिया जाएगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ देख लेते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की शुरुआत हो गई है 20 जनवरी 2022 से ही। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी से बढ़ा दिया गया है। इसको बढ़ाकर 15 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। इसके लिए शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि भी रहेगी 15 मार्च 2022 तक। आप निश्चित रूप से 15 मार्च 2022 तक इसे भर सकते हैं। चौथी वैकेंसी देख लेते हैं। चौथी वैकेंसी निकली हुई है तमिलनाडु लोक सेवा आयोग अर्थात TNPSC द्वारा। 5413 बम्पर पद निकला हुआ है वैकेंसी यहाँ पर। संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2, साक्षात्कार पद और गैर साक्षात्कार ऐसा भी पद इसमें है जिसमें इंटरव्यू भी होता है और नहीं भी इंटरव्यू होता है। दोनों पद इसमें शामिल है। इसमें समूह 2 की सेवाएं रहेगी तथा समूह 2A की सेवाएं भी इसमें के पोस्ट को भी सम्मिलित किया गया है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 3/2022। पद का नाम है संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2। यह परीक्षा का नाम भी समझ सकते हैं, इसे परीक्षा का नाम ही है ये। पद तो बहुत रहते हैं इसमें। गजेटेड क्लास 2 अफसर के गजेटेड पद रहते हैं इसमें, जैसे DSP का, डिप्टी कलेक्टर आदि पद रहते हैं इसमें। रजिस्ट्रार के पद रहते हैं। कुल पदों की संख्या यहाँ पर देख लेता हूँ। कुल पदों की संख्या देख लेते हैं। इसका 5413 यहाँ कुल पदों की संख्या है। शैक्षिक योग्यता, आवेदक के पास मात्र स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। यह पहले प्रारंभिक परीक्षा रहेगी अर्थात प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा। उसके बाद मेन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद इंटरव्यू होता है जिसमें इंटरव्यू है। आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। वेतनमान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपके वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 9 से लेकर लेवल 18 तक होगा। यहाँ पर आपको बम्पर वेतन मिलने वाला है क्योंकि क्लास 2 का गजेटेड पोस्ट है। इसके अलावा आपके महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, हाउस रेंट, चिल्ड्रेन अलाउंस तथा अन्य भत्ता जो आपको दिया जाना है वह भी दिया जाएगा। इस प्रकार आपको यहाँ पर बम्पर वेतन मिलने वाला है। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी तमिलनाडु लोक सेवा आयोग से निकली हुई है, इसलिए अगर आपकी नियुक्ति इस आयोग के द्वारा संपन्न किए गए परीक्षा के द्वारा होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर तमिलनाडु राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क, एक मुश्त पंजीकरण शुल्क सभी उम्मीदवारों के लिए 150 रुपया, पहले 150 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ी देना है। परीक्षा शुल्क
सामान्य ओबीसी के आवेदक के लिए 200 रुपया है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विकलांग आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इस वेबसाइट www.tnpsc.gov.in के माध्यम से आप 23 फरवरी 2022 से 23 मार्च 2022 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपको यह सलाह दी जाती है कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर विस्तार से शैक्षिक योग्यता तथा अन्य सभी योग्यताओं को चेक कर लीजिए, उसके पश्चात ही इस फॉर्म को भरिए। चयन की प्रक्रिया चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और मौखिक परीक्षा पर आधारित होगा। अर्थात पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसके बाद मेन एग्ज़ाम होंगे जो रिटन टाइप होंगे मोस्टली, और थर्ड जो है इंटरव्यू होता है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि अर्थात शुरुआत हो गई है, मानिए 23 फरवरी 2022 से। ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 23 मार्च 2022 तक, और शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि रहेगी 23 मार्च 2022 ही, जबकि लिखित परीक्षा की तिथि रहेगी अर्थात प्रिलिमिनरी टेस्ट आपको होगा 21 मई 2022 को, यह पीटी होगा। ये रही चौथी वैकेंसी के बारे में जानकारी। अब पांचवी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पांचवी वैकेंसी निकली है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से, अर्थात IIT खड़गपुर से निकला हुआ है। यह भारत का पहला खड़गपुर है जिसका स्थापना 1951 में हुआ था। यह भारत का सबसे पहला IIT है। इसके द्वारा 40 कनिष्ठ सहायक पद के लिए सरकारी जॉब के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। देख लेते हैं इसके बारे में विस्तार से। पद का नाम है कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट का पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। कुल पदों की संख्या 40 है। वेतनमान, अगर आपकी नियुक्ति इस पद पर होती है तो आपके वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 3 के अनुसार होगा, जिसमें बेसिक की शुरुआत 21,700 से होगी जो बढ़कर 69,100 तक हो जाएगी। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस और अन्य भत्ते भी यहाँ पर दिए जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता, आवेदक के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें उसको MS वर्ड और MS एक्सेल की जानकारी होनी चाहिए। अर्थात आपने बेसिक किया है कंप्यूटर का तो आप निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है। आयु सीमा, आवेदक के पास की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान रहेगा खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में है खड़गपुर। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। सामान्य OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 250 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विकलांग उम्मीदवार के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। महिलाओं को भी नहीं देना है आवेदन शुल्क। ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी इसके लिए 16 मार्च 2022। अब 16 मार्च 2022 तक इसे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। तो साथियों, ये रहा 5 महत्वपूर्ण नौकरियों के बारे में जानकारी। इसके अगले चरण में आप सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न देखेंगे। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो के अगले चरण को भी देखिए, ताकि आपकी सामान्य अध्ययन की तैयारी इस वैकेंसी के साथ भी होती जाए। चलिए सामान्य अध्ययन के भी 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। आप साथ साथ सामान्य अध्ययन की भी तैयारी करते जाइए, ताकि आपकी तैयारी भी प्रतिदिन होते जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन के प्रश्न को। प्रश्न संख्या 1, पहला प्रश्न है, वर्ष 1943 ईस्वी में 1943 ईस्वी में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही जवाब है डोजी एम डैम को। प्रश्न संख्या 2,
मुबय्यियान नामक पद शैली का विकास किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है बाबर ने किया था। अगर आपको जो प्रश्न आता है तो अच्छी बात है, और जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है कृपया आप अलग से नोटबुक में या डायरी में नोट कर लीजिए, ताकि आप परीक्षा के समय, ट्रेन में यात्रा करते समय या जाते समय उसको रिवाइज कर सकें। प्रश्न संख्या 3, संविधान प्रारूप लेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 4, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है चिदम्बरम में, तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 5, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे? तो इसका सही आंसर है स्वामी रामानंद। इनका रामानंदाचार्य भी नाम है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन है? भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुजाचार्य को माना जाता है। आगे प्रश्न देख लेते हैं, इसे रामानुजाचार्य भी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 7, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया था? तो इसमें सही आंसर है श्रीमंत शंकरदेव ने। प्रश्न संख्या 8, भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो इसका सही आंसर है जहांगीर, जिसका असली नाम था सलीम। प्रश्न संख्या 9, ब्लैक पैगोडा कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ब्लैक पैगोडा उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। प्रश्न संख्या 10, ब्लेड से बने औजार किस काल की प्रमुख विशेषता थे? तो ये होगा उच्च पूरा पसाड़ काल के। प्रश्न संख्या 11, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? तो इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न संख्या 12, ब्रिटिश भारतीय राज्य के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड डॉफरिन के समय में हुआ था। प्रश्न संख्या 13, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? इसका सही उत्तर है बाजीराव द्वितीय ने 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 14, गुगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है गीत सेठी को, जो बिलियर्ड के खिलाड़ी हैं। प्रश्न संख्या 15, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ किया गया? ये कोलकाता में किया गया था, पश्चिम बंगाल में है, जो राजा राम मोहन राय तथा द्वारकानाथ टैगोर ने किया था इसको। प्रश्न संख्या 16, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में हुआ था। प्रश्न संख्या 17, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका सही उत्तर है नागालैंड का। प्रश्न संख्या 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर है बदरुद्दीन तैयब जी। प्रश्न संख्या 19, कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो इसका सही उत्तर है लाइकेन। प्रश्न संख्या 20, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? जैसा कि आप जानते भी हैं, इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। लौह पुरुष इसलिए कहा जाता है, या इसको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय 500 से ज़्यादा देसी रियासतें थी जहां अलग अलग सरकार चलती थी। उसको इन्होंने भारत में मिलाने का काम किया। मात्र 2-3 देसी रियासत थे जो छूट गए, जिसको इन्होंने नहीं मिला पाया। प्रश्न संख्या 21, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन हैं? जैसा कि सबको जानते हैं, सिरमाओ भंडार नायके, जो श्रीलंका की में बनी थी, जो प्रथम विश्व की महिला प्रधानमंत्री थी। प्रश्न संख्या 22, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था?
तो इसका सही उत्तर है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। प्रश्न संख्या 23, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर। इसके बारे में, दीन इलाही के बारे में यह भी कहा जाता है यह धर्म था या नहीं, यह इतिहासकारों में विवाद है। फिर भी अगर यह क्वेश्चन पूछता है तो इसका सही आंसर है अकबर। प्रश्न संख्या 24, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। प्रश्न संख्या 25, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? इसका सही उत्तर है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसका रेड कलर का सबसे स्कैटरिंग कम होता है, इसलिए रेलवे में भी डेंजर सिग्नल को लाल कलर से ही दिखाया जाता है या डेंजर सिग्नल रेड कलर से होता है। इसका रीज़न यही है क्योंकि इसका स्कैटरिंग बहुत कम होता है। प्रश्न संख्या 21, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? जैसा कि आप सबको जानते ही हैं 7 रंग होता है। प्रश्न संख्या 27, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? इसका 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर अर्थात यह ऐसा किलोमीटर है जहां पर अगर सेटेलाइट लॉन्च किया जाए तो उससे पृथ्वी स्थिर दिखाई देती है। इसका उपयोग यह है कि टेलीविज़न टेलीकास्ट में और भी टेलीकास्ट में यह काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जैसा कि आप जानते हैं एडवर्ड जेनर ने किया था। रेबीज टीके की खोज किसने की थी? जैसा कि आप जानते हैं लुईस पास्चर ने किया था। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? इसका सही बयान लैक्टोबैसिलस। प्रश्न संख्या 31, प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी यहाँ पर पूछा गया 20,000 हर्ट्ज होता है से अधिक होता है। प्रश्न संख्या 32, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह होता है न्यूक्लियर नाभिकीय विखंडन पर। न्यूक्लियर है नाभिकीय विखंडन, याद रखिए इसको। प्रश्न संख्या 33, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका सही उत्तर है थार मरुस्थल। प्रश्न संख्या 34, विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। आपसे प्रश्न, प्रतिरोध की इकाई क्या है? आप इसे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रश्न संख्या 35, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है पोटेशियम। प्रश्न संख्या 36, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन को सबसे पहला एंटीबायोटिक माना जाता था, अभी भी माना जाता है। प्रश्न संख्या 37, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब है सिनकोना। सिनकोना के छाल से कुनैन बनाई जाती है जो मलेरिया के दवा में प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 38, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? जैसे आप जानते हैं रेप्सेलेसिया। प्रश्न संख्या 39, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? जैसा कि आप जानते हैं शुतुरमुर्ग, इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। प्रश्न संख्या 40, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही उत्तर है एकेश्वरवाद, अर्थात ईश्वर एक है। प्रश्न संख्या 41, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा एवं अन्य सुधारों का विरोध किया था? इसका था धर्म सभा। प्रश्न संख्या 42, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो इसका उत्तर है 1824 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 43, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित हैं? यह है निम्नपुरा पसार काल से। प्रश्न संख्या 44, बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 ईस्वी में विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका सही उत्तर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 45, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस नंबर का उपयोग होता है? तो बाइनरी नंबर का उपयोग होता है, बाइनरी सिस्टम का, जिसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। ऑफ के लिए 0 और ऑन के लिए 1 का प्रयोग किया जाता है इसमें। प्रश्न संख्या 46, बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ था? इसका सही उत्तर है 1575 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 47, बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था?
तो इसका सही उत्तर है गुजरात विजय की स्मृति में 1602 ईस्वी में बनवाया था। प्रश्न संख्या 48, बुर्ज होम स्थल किस काल से संबंधित है? यह नौपाषाण काल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 49, भारी वाहनों भारी मशीनों में स्नेहक अर्थात लुब्रिकेंट के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ग्रेफाइट का। प्रश्न संख्या 50, किस एक खेलकूद व्यक्तित्व को पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है पीटी उषा को। साथियों, आपसे भी कुछ मैं प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में दीजिए। पहला प्रश्न है, घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसके बने होते हैं? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। दूसरा प्रश्न है, गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर किसकी परत चढ़ी होती है? इसका भी जवाब आप दीजिए। तीसरा प्रश्न है, 1867 ईस्वी में नवगोपाल मिश्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी? इसका भी जवाब आप कमेंट करके दीजिए। और क्वेश्चन है चौथा, हरित सूचकांक का विकास किसके द्वारा किया गया है? पांचवा प्रश्न है, वर्ष 2015 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आपसे मैं आग्रह करूंगा कि इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो साथियों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आप नौकरी के जानकारी के साथ साथ सामान्य अध्ययन की भी तैयारी करते जाइए। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी, आपके साथी और संबंधी भी इस तरह के वीडियो देखें तो कृपया आप उनको वीडियो शेयर कीजिए। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों और भाई एवं बहन एवं संबंधियों से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए ताकि उन्हें भी इस तरह की नौकरी के साथ साथ सामान्य अध्ययन की से संबंधित जानकारी की वीडियो मिल सके, ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर इस कोरोना काल में सरकारी नौकरी पा सकें तथा अच्छी तरह तैयारी कर सकें। साथियों, आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरे इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं तथा आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। तो साथियों, फिर मिलते हैं एक नए ऐसे ही वीडियो के साथ जिसमें सरकारी नौकरी तथा सामान्य अध्ययन से संबंधित जानकारी रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।